इतने शब्दों को विशेष रूप से याद रख लेंगे, ठीक है जी। इकोसिस्टम, एबायोटिक फैक्टर, उसके अंतर्गत 3 घटक, बायोटिक फैक्टर उसके अंतर्गत 3 प्रकार, जो कंज्यूमर है उसके अंतर्गत इन तीनों का अध्ययन कर लेना है। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ इकोसिस्टम। साइज ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम का जो साइज होता है वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। एक शब्द का है इकोसिस्टम का साइज देखेंगे तो इसका वास्तव में कोई साइज नहीं होता है। इकोसिस्टम एक जल की एक बूंद से लेकर महासागर तक हो सकता है। मतलब जल की एक बूंद जो छोटा सा है उसको भी एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं, और जो महासागर है चाहे प्रशांत महासागर हो वो भी एक क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। मतलब इकोसिस्टम का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित साइज नहीं होता है। एक छोटे से स्थान को भी हम लोग बोल सकते हैं इकोसिस्टम, बड़े स्थान को भी मतलब जल के बूंद को ही बोल सकते हैं, एक तालाब को ही बोल सकते हैं, एक नदी को ही बोल सकते हैं, एक समुद्र को ही बोल सकते हैं, और एक महासागर को ही बोल सकते हैं। स्थान में एक छोटे से स्थान को ही बोल सकते हैं, छोटे वन को ही बोल सकते हैं, बड़े वन को ही बोल सकते हैं, और बड़े वन को ही बोल सकते हैं, एक देश को बोल सकते हैं, एक महाद्वीप को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इकोसिस्टम मान सकते हैं। क्लियर? तो इकोसिस्टम का कहना है कि कोई भी साइज नहीं होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पृथ्वी स्वयं एक इकोसिस्टम है, भारत एक स्वयं एक इकोसिस्टम है, विश्व एक स्वयं एक इकोसिस्टम है। उसके बाद है बाउंड्री ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता है, मतलब प्रत्येक इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसमें कोई बाउंड्री या फिर इसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता है, कोई सीमा इसकी नहीं होती है। एक उदाहरण जैसे कि मान लो कहना चाहिए हम लोग एक तालाब को इकोसिस्टम बोलते हैं, तो तालाब कहना चाहिए कहीं न कहीं बरसात के दिनों में वो नदी से जुड़ी रहती है। नदी कहना चाहिए समुद्र से जुड़ी हुई होती है। समुद्र कहना चाहिए ओशन मतलब महासागर से भी जुड़ी हुई पाई जाती है। तो मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती है। वन देखेंगे, एक वन एक जगह पृथक नहीं होता है, एक वन दूसरे वन से जुड़े हुए पाए जाते हैं, दूसरे वन तीसरे वन से जुड़े हुए पाए जाते हैं, एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए पाए जाते हैं, दूसरे देश तीसरे देश से जुड़े हुए पाए जाते हैं। मतलब इसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इतना अवश्य है कि दो इकोसिस्टम के बीच में कभी कभार कोई रिक्त स्थान पाई जाती है। इसको कई बार नीट में या फिर पीएमटी वगैरह में पूछा जाता है। दो इकोसिस्टम के बीच जो स्थान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको इकोटोन कहा जाता है। दो इकोसिस्टम के बीच में जो संक्रमण स्थान होते हैं, संक्रमण स्टेज होते हैं, उसको इकोटोन कहा जाता है। मतलब ये दोनों को मिलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ प्लांट, ऐसे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जो दोनों इकोसिस्टम को मिलाने का कार्य करते हैं। क्लियर? मतलब एक इकोसिस्टम का एनिमल दूसरे इकोसिस्टम में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित बाउंड्री लाइन नहीं होता है। हाँ, लेकिन दो इकोसिस्टम के बीच में जो रिक्त स्थान होती है उसको इकोटोन कहा जाता है। कई बार दो इकोसिस्टम के बीच रिक्त स्थान ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कई बार दो इकोसिस्टम के बीच में बड़ी रिक्त स्थान भी हो सकता है। क्लियर? उसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का प्रकार या इकोसिस्टम का पैटर्न। इनके लिए मैं आपको एक चित्र बता रहा हूं, उस चित्र में एकदम क्लियर है कि इकोसिस्टम का प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। ये चित्र दिख रहा है, नीचे वाला भाग अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर करके इसको दिखाऊंगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या इकोसिस्टम का जो पैटर्न कैसा होता है। ठीक है। ये इकोसिस्टम मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मानव निर्मित इकोसिस्टम, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम। ये है नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब प्रकृति द्वारा स्वतः बनाया गया इकोसिस्टम, जिसके कारण इसको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे और इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर? ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम को हम लोग आगे चलकर दो प्रकारों में बांट देते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम। ये स्थलीय है और ये जलीय है। इसको इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल और इसको एक्वेटिक बोल सकते हैं, एक्वेटिक। ठीक है जी। तो ये स्थलीय इकोसिस्टम और ये है जलीय इकोसिस्टम। ये जो स्थलीय इकोसिस्टम है, इनके 7-8 उदाहरण होते हैं, तो यहाँ पर मैं 2-4 उदाहरण को दे दिया हूँ। स्थलीय इकोसिस्टम का नाम से क्लियर है। ये है पहला ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास का इकोसिस्टम, मतलब इस इकोसिस्टम में केवल घास ही घास पाए जाएंगे। क्लियर? सेकंड है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत छोटे या फिर बड़े या फिर और बड़े वन आ सकते हैं इकोसिस्टम। तीसरा है डिसर्ट इकोसिस्टम, मतलब मरुस्थलीय इकोसिस्टम। विश्व में छोटे से बड़े से लेकर बड़े कहना चाहिए मरुस्थल पाए जाते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। हमारे देश में कहना चाहिए राजस्थान में थार नामक मरुस्थल है। दूसरे देशों में जाएंगे तो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम क्या होता है, सहारा मरुस्थल। ये सब इकोसिस्टम है। सभी इकोसिस्टम में जीव जंतु तो पाए जाएंगे, लेकिन जीव जंतु अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आगे है उसके बाद हिल्स या फिर हिली इकोसिस्टम, पहाड़ी या फिर पर्वतीय इकोसिस्टम। पहाड़ भी एक क्या है, एक इकोसिस्टम है। उसके बाद है टुंड्रा इकोसिस्टम, मतलब ठंड प्रदेशों का कहना चाहिए इकोसिस्टम। जो बड़ी बड़ी पर्वत होती है उनके उच्च भागों में कहना चाहिए बर्फ पाई जाती है, जिसको टुंड्रा कहते हैं। इनका कहना चाहिए अलग इकोसिस्टम। ये कुल मिलाकर कहना चाहिए स्थलीय इकोसिस्टम है, मतलब स्थल में पाई जाती है, जल में नहीं पाई जाती है। ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब यहाँ पर जो भी इकोसिस्टम देखेंगे उसमें दूर दूर तक क्या दिखाई देगा, घास ही घास दिखाई देगा, जिसके कारण इसको कहा जाता है घास का पारिस्थितिक तंत्र। जैसे कि सहारा में जाएंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी घास दिखाई देती है, जिसको सवाना कहते हैं। मतलब दूर दूर तक देखेंगे तो केवल घास ही घास दिखाई देती है। तो वहां पर भी कहना चाहिए एबायोटिक फैक्टर ही पाए जाएंगे, बायोटिक फैक्टर ही पाए जाएंगे। एबायोटिक के अंतर्गत ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक फैक्टर पाए जाएंगे। बायोटिक के अंतर्गत प्रोड्यूसर और 3 प्रकार के कंज्यूमर और डिकम्पोजर पाए जाएंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये वन का पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब इसमें छोटे वन भी आ सकते हैं, मध्यम भी आ सकते हैं और बड़े वन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर पाए जाएंगे। तो ये भी इकोसिस्टम है, लेकिन ये भी इकोसिस्टम, लेकिन दोनों में थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। जो एनिमल एबायोटिक फैक्टर में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, डिकम्पोजर में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पर चेंजेज होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो रहेंगे, लेकिन नाम बदल जाएंगे, क्योंकि दोनों का वास स्थान क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, ग्रासलैंड है, और ये क्या है, फॉरेस्ट है। उसके बाद है मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, ये भी एक स्थान है स्थलीय, लेकिन यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो थोड़े से चेंजेज हो जाएंगे। उसके बाद है हिल्स या फिर हिली इकोसिस्टम, पर्वतीय इकोसिस्टम। यहाँ पर भी कहना चाहिए जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन एबायोटिक और जो डिकम्पोजर लगभग वही रहते हैं। उसके बाद है टुंड्रा इकोसिस्टम, मतलब ठंड प्रदेश का इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये स्थलीय इकोसिस्टम है। ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको हम लोग कहना चाहिए 2 भागों में बांट दिए हैं। पहला क्या है, स्थलीय, और दूसरा क्या है, जलीय। तो ये सब स्थलीय इकोसिस्टम है। ठीक है, आगे चलकर इनमें से 2-3 का अध्ययन करेंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, मतलब 2-3 का अध्ययन किए तो लगभग हम लोग 5-6 का अध्ययन कर लिए, क्योंकि लगभग वही मिलता जुलता रहेगा। क्लियर?
उसके बाद है जलीय इकोसिस्टम, जल, ठीक है, लेकिन जल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं फ्रेश वाटर और एक होते हैं मेराइन वाटर। मेराइन वाटर मतलब जो समुद्री जल होते हैं उसको मेराइन वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड अधिकता में पाए जाते हैं। यहाँ के वाटर खारेपन होते हैं। यह है फ्रेश वाटर, जिसको मीठी जल वाले कहे जाते हैं। हालांकि जल का कोई और रासायनिक गुण नहीं है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, लेकिन इसको फ्रेश वाटर और इसको मेराइन वाटर, ठीक है। इसके अंतर्गत जो फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब जो समुद्री नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत पॉन्ड्स इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, स्प्रिंग इकोसिस्टम, मतलब तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, नदी का पारिस्थितिक तंत्र, झील का पारिस्थितिक तंत्र और झरने का पारिस्थितिक तंत्र, ये सब कहना चाहिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। ये जली तो है, लेकिन जल को दो भागों में बांट दिए हैं, तो ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है। दलदल भी कहना चाहिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं। उसके बाद है मेराइन वाटर इकोसिस्टम। मेराइन वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत समुद्री जल आते हैं, तो सी मतलब समुद्र, ओशियन मतलब महासागर, तो जो सागर है और महासागर है वो मेराइन वाटर इकोसिस्टम है। क्लियर? कई बार पूछा जाता है नीट में, जैसे कि यहाँ पर हम लोग वाटर को दो भागों में तो बांट दिए, स्पष्ट क्लियर है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेराइन वाटर इकोसिस्टम। लेकिन एक वाटर होता है जो स्थिर होता है और एक वाटर होता है जो रनिंग करता है, जैसे नदी का जल, झरने का जल, मतलब कुछ वाटर रनिंग करते हैं और कुछ वाटर स्थिर होते हैं। तो आपको याद करके रखना है, जो स्थिर जल होते हैं उसको लेंटिक वाटर कहा जाता है, लेंटिक, और जो रनिंग वाटर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लोटिक। मतलब जो नदी का वाटर है वो रनिंग वाटर है, अतः उसको क्या बोल सकते हैं, लोटिक। और जो कहना चाहिए जो पॉन्ड्स होते हैं, जो कहना चाहिए झील होते हैं, जो एक ही स्थान पर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेंटिक वाटर या स्थिर जल कह सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए आप लोगों का इकोसिस्टम का प्रकार, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये भी इकोसिस्टम का अनिवार्य भाग है। इकोसिस्टम का क्या है, ये अनिवार्य भाग है। तो इसको पहले दो भागों में बांट दीजिए, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। ये जो नेचुरल है इसको पुनः दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है स्थली, और स्थली का ये उदाहरण हो गया, ये हो गया जली, और ये जली को दो प्रकारों में बांट देते हैं, और इसका दो उदाहरण समुद्र और महासागर, और इसका पॉन्ड्स है, रिवर है, लेक है और झरने हैं। नेचुरल और ये आर्टिफिशियल, ये मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिसके कारण इसको मानव निर्मित इकोसिस्टम कहा जाता है। इसका उदाहरण आप लोग देखे होंगे, एक्वेरियम। आजकल जो बड़े बड़े कहने चाहिए मॉल सब होते हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं, उसमें एक्वेरियम होता है, उसमें कहने चाहिए कुछ पौधे भी होते हैं प्रोड्यूसर के रूप में, उसमें कुछ कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर जनरली उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है जी। तो वो भी कहने की मानव निर्मित एक इकोसिस्टम है। इसी प्रकार से एग्रो इकोसिस्टम, मतलब हमारे द्वारा जो कृषि करते हैं, जैसे धान का फसल लगाते हैं, गेहूं का फसल लगाते हैं, मटर का, मतलब हम लोग जो भी एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे वो हार्टिकल्चर हो, मतलब साग सब्जी का हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे मटर का हो, चाहे सरसों का हो, वो भी एक क्या है, मानव निर्मित इकोसिस्टम है। मानव निर्मित इकोसिस्टम में ज्यादा विविधता नहीं पाई जाती है और न ही ज्यादा स्थायी भी नहीं होते हैं। एक बार ब्रेक में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिया था, इनमें से किस इकोसिस्टम में विविधता कम पाई जाती है? तो मानव निर्मित इकोसिस्टम में विविधता कम पाई जाती है और ज्यादा स्थायी भी नहीं होता है, कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से स्पेस इकोसिस्टम, अंतरिक्ष, आजकल देखेंगे हर देश अपना सैटेलाइट ऊपर भेज रहा है, तो ऊपर में भी एक कहने की इकोसिस्टम बन गया, उसको स्पेस इकोसिस्टम कहा जाता है, वो भी हमारे द्वारा ही बनाया गया है, तो वो भी क्या है, मानव निर्मित इकोसिस्टम। क्लियर? उसके बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इन सब का मैं 3-4 का उदाहरण बता रहा हूं। ये तो हो गए इकोसिस्टम। यहाँ पर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, 3 का मैं कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूँ। 3 का देखे तो आप लोग लगभग 5-6 का याद हो जाएगा।
पुस्तक में आपका अलग टाइप का वर्णन दिया गया है, उतना विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लोग टेबल को समझिए, फिर आप उसमें से विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। ये चित्र है। इकोसिस्टम को मैं पहले अभी दो प्रकारों में बांट दिया, एक है नेचुरली और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरली को पुनः दो प्रकारों में बांट दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें से मैं 3 का उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, एक है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और एक है पॉन्ड इकोसिस्टम। मतलब तालाब का पारिस्थितिक तंत्र और ये है घास का पारिस्थितिक तंत्र और ये है जंगल का पारिस्थितिक तंत्र। इसमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, स्थली है, टेरेस्ट्रियल, और ये क्या है, जली है। ठीक है, तो ये जली है, तो जली के आधार पर आप लोग रिवर का बना सकते हैं, समुद्र का बना सकते हैं, झरने का बना सकते हैं, महासागर का बना सकते हैं। इसके अंतर्गत दोनों स्थली है, तो इसी के आधार पर आप लोग टुंड्रा का भी बना सकते हैं, पर्वत का भी बना सकते हैं, मरुस्थल का भी बना सकते हैं। केवल थोड़ा थोड़ा चेंजेज होगा, ज्यादा चेंजेज नहीं होगा, जैसे कि इसमें से क्लियर है। तो यहाँ पर मैं 3 इकोसिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूँ। आपके पुस्तक में कंपैरेटिव स्टडी नहीं बताया गया है। एक कहने जी सिलेबस के अनुसार फॉरेस्ट इकोसिस्टम का वर्णन किया गया है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम का वर्णन किया गया है, फिर पॉन्ड्स का किया गया है। ठीक है, तो इसको मैं कंपैरिजन करके बता दे रहा हूँ, आपका तुलनात्मक भी हो जाएगा। आप चाहेंगे तो गूगल के माध्यम से अन्य का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर या तो जान सकते हैं या फिर गूगल के माध्यम से और इनका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। यह है 3 प्रकार का इकोसिस्टम। तो हमको पता है इकोसिस्टम में कहना चाहिए 2 घटक पाए जाते हैं, एक होता है एबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पर मैं पहले लिख दिया हूं एबायोटिक फैक्टर। क्या है ये, एबायोटिक फैक्टर, और ये क्या है, बायोटिक फैक्टर। क्लियर। जो एबायोटिक फैक्टर होता है वो 3 प्रकार होता है। पहला क्या होता है, ऑर्गेनिक, दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक, और तीसरा क्या होता है, क्लाइमेटिक। कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, जलवायु घटक। क्लियर। उसके बाद क्या है, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में पहला क्या होता है, प्रोड्यूसर, दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर, और तीसरा क्या होता है, डिकम्पोजर। ठीक है जी। इसके अंतर्गत बायोटिक के अंतर्गत पहला क्या होता है, प्रोड्यूसर, सेकंड क्या होता है, कंज्यूमर। लेकिन ये 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। क्लियर। पहले ऊपर का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो आप लोग को जस्ट अभी मैं बताया था एबायोटिक फैक्टर में ज्यादा विविधता नहीं पाई जाती है, चाहे वो इकोसिस्टम फॉरेस्ट का हो, चाहे ग्रासलैंड का हो, चाहे पॉन्ड्स का हो, चाहे ओशियन का हो, चाहे टुंड्रा का हो, चाहे मरुस्थल का हो। एबायोटिक फैक्टर में ज्यादा अंतर नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन मूलतः यही रहेंगे। जैसे कि देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे इस जीव का देखिए, मतलब इनके जो प्लांट या एनिमल, इनके प्लांट या एनिमल, या फिर इनके प्लांट एनिमल, कुल मिलाकर ऑर्गेनिक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और लिपिड यही आएंगे, चाहे इकोसिस्टम कोई भी रहे। थोड़ी बहुत विविधता पाया जाएगा। इनऑर्गेनिक के अंतर्गत ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, सोडियम हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं, कुछ अन्य एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। ये मूलतः यही रहेंगे, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। ये नियमित रूप से एक चक्र के रूप में चलती रहती है और इनकी मात्रा कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है। और ये तो कहने चाहिए इकोसिस्टम को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और एबायोटिक और बायोटिक के बीच में कहना चाहिए कनेक्टिव लिंक के भांति कार्य करते हैं, और ये जीवों के शरीर का भी यही निर्माण करते हैं। तीसरा होता है क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक के अंतर्गत लाइट हो सकते हैं, टेम्परेचर है, रेन है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, और वाटर है, और सोइल है, और हिल्स है। तो ये लगभग एक ही रहेंगे, थोड़ी बहुत विविधता पाया जाएगा। कहीं पर कहना चाहिए हिल्स नहीं पाए जाएंगे, कहीं पर पाए जाएंगे। ठीक है, कहीं पर वायु की मात्रा कम हो सकती है, कहीं पर ज्यादा हो सकती है।
मतलब कुल मिलाकर जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, कोई भी स्थान में जो इकोसिस्टम होते हैं वहां के वातावरण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो हमको पता है अलग अलग इकोसिस्टम का या अलग अलग देशों का जो वातावरण क्या होते हैं, विविधता पाई जाती है। तो विविधता होने के कारण क्या होते हैं, इन सब की मात्रा में कम या फिर ज्यादा होना। ठीक है, तो वहां के जो वातावरण होते हैं उसको ये निर्धारण करने का कार्य करते हैं। कहीं पर कहना चाहिए लाइट की मात्रा, टेम्परेचर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, कहीं पर इनकी मात्रा कम होती है, कहीं पर ह्यूमिडिटी कहना चाहिए ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर वायु तेज गति से चलती है और कहीं पर धीमी गति से, कहीं पर वाटर ज्यादा होता है और कहीं पर वाटर कम होता है, कहीं पर पर्वत ज्यादा होते हैं और कहीं पर कम होते हैं। ठीक है, इसके कारण कहना चाहिए अलग अलग देश या अलग अलग इकोसिस्टम में थोड़ी बहुत क्या पाई जाती है, एबायोटिक फैक्टर में भी विविधता पाई जाती है। क्लियर, तो ये हो गए आप लोगों का एबायोटिक फैक्टर, ये तीनों का, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे ग्रासलैंड का हो, चाहे पॉन्ड्स इकोसिस्टम का हो, चाहे इसी में आप लोग चौथे पांचवें भी ले सकते हैं, मरुस्थल का भी ले सकते हैं, ओशियन का भी ले सकते हैं, टुंड्रा प्रदेश का भी ले सकते हैं, ये लगभग वही रहेंगे। क्लियर, उसके बाद है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कहना चाहिए पहला क्या होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। ये उत्पादक के अंतर्गत सभी हरी पौधे आते हैं जो कहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन और हमारे लिए भोजन, जिसको हम लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों इकोसिस्टम में क्या क्या कहना चाहिए प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत विविधता पाया जाएगा क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, अलग अलग है। अलग अलग इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट्स तो है, लेकिन इनकी प्रजाति क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसके अंतर्गत ऑल ग्रीन प्लांट्स, लेकिन ऑल ग्रीन प्लांट्स में अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बस्तर में जाएंगे तो बस्तर में ऐसे ग्रीन प्लांट्स पाए जाएंगे जैसे कि जो साल है, सौगन है, ये अधिकता में पाए जाएंगे। अब जबलपुर के कहना चाहिए फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां पर कुछ दूसरा पादप रहेंगे, और अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहां पर दूसरा पौधा मिलेंगे। यदि आप राजस्थान के जंगल में जाएंगे दूसरा पौधा मिलेगा। अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं तो पौधे की प्रजाति क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर वो क्या है, वो ग्रीन प्लांट्स ही है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग वन का अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं, कुल मिलाकर क्या अध्ययन कर रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो कोई भी कहने की जो साल है, जो सौगन है, मतलब जो जंगलों में जो हरे पौधे होते हैं उसका यहाँ पर नाम आप लोग 3-4 पौधों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर रहेगा जो भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है, लेकिन वन भी जैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, शीतोष्ण वन, उष्ण वन, समशीतोष्ण वन, पर्णपाती वन। तो अलग वन का नाम दे दिया है तो पौधे का नाम भी अलग हो जाएगा, क्योंकि